नाही झालं, चालू झालं ना. हाँ मैडम। Good afternoon, everybody. So today we are gathered here for this other ceremony of Master. Let me start with Ganpati Namo Om Shri Namaste Namaha. So we are gathered here for Master organized 77th CME on the subject of hypothyroid and Ayurveda. With us is my dear Seema Pooja Madam. She is MD Chikitsa. Let me introduce to you myself. I'm Dr. Janvi Thadane. I come to JU for MS Field as a field Prasthi Medical Department. Let us start with first the relevant summary. I would like to invite Dr. Piyush Sikota sir. He is Mass Mumbai South Vibhag Coordinator. Over to you, dear sir, for the monthly summary. नमस्कार सभी वैद्य और विद्यार्थीगण। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना का प्रारंभ करें। यो विश्वं विदधाति पाति सततं संहारयत्यञ्जसा सृष्ट्वा दिव्यमहौषधीश विविधान् दूरीकरोत्यामयान् विप्राणोऽञ्जलिना चकास्ति भुवने पीयूषपूर्णं घटं तन्धन्वन्तरिरूपमीशममलम् वन्दामहे श्रेयसे वन्दामहे श्रेयसे। Thank you, sir. Thank you very much for the sir. Moving on further, I would like to invite Dr. Jino Chaudhary sir on the welcome stage. Sir, please unmute sir. Hello? Hello? Hello, yes sir. Yeah. I am Dr. Jivan Chaudhary, and I welcome you all the Vaidyas in this CME. As there are so many topics, but this topic is very much important. That is hypothyroidism, and this hypothyroidism we are regularly practicing in our practice. So I welcome all the Vaidyas in this CME. Thank you. Thank you very much, sir. Yes, indeed, right. This is very important topic and ongoing topic nowadays, hypothyroidism. Thank you for welcoming everyone. We move further. Let me take a small mass introduction will be given by dear Sneha Nalvi Madam. She is Mass Mumbai Northwest Zone Coordinator. So I'll welcome Ms. Sneha Madam for the mass introduction. Hello. Hello. Ma'am, you're not audible. Hello. Hello.
technical issues. Please be with us for 2 minutes. Okay, reason for you. So now I would like to on Vaidya Raman Sarate sir, who is Mass Ratnagiri District President for Mass EMS Project. Over to you, Raman sir. नमस्कार सर्वांना. माझा आवाज येतोय तुम्हाला? हो सर, आवाज येतो. नमस्कार. मी रत्नागिरी जिल्हा मास अध्यक्ष. मी आज तुम्हाला मासची संकल्पना, ध्येय आणि उद्दिष्टे सांगणार आहे. मास संघटनेचे ध्येय, उद्दिष्टे साध्य करता सर्व आयुर्वेद विद्यार्थी डॉक्टर्स यांना मास संघटनेत सामील करत आणि ज्या प्रस्तावित इतर आयुर्वेद संघटना आहेत त्यांना मैत्रीपूर्व भावनेने सोबत घेऊन संपूर्ण विश्वात आयुर्वेद यंत्र एक अतूट अभेद्य सुदृढ व्यापक संघटन उभं करणे हे माझं मुख्य ध्येय आहे. प्रशासकीय, खाजगी, शैक्षणिक, चिकित्सा, न्याय, वैद्यकीय, सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात आयुर्वेद यांचे सार्वभौमत्व प्रस्थापित करणे, आधुनिक शास्त्रातील डॉक्टर्स इतकंच किंबहुना अधिक सन्मान श्रेष्ठ पदे आयुर्वेद डॉक्टर्सना मिळवून देणे, आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली मुक्त चिकित्सा शास्त्र म्हणून सिद्ध करणे, शिक्षणातील त्रुटी भरून काढण्यासाठी वेळोवेळी राष्ट्रीय राज्यस्तरावरील परिसंवाद, कार्यशाळा, लघु अभ्यासक्रमांचे आयोजन करणे, वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्थेतील उद्भवलेल्या समस्या प्रश्न सोडवणे, डॉक्टर्स पर्यंत पोहोचवणे, अजून देशातील दुर्बल उपेक्षित घटकांपर्यंत सक्रिय राहणे, तसेच शासकीय यंत्रणा करणे, नैसर्गिक आपत्ती या सर्व काळात वैद्यकीय सेवा पुरवणे, उपचार, आयुर्वेद स्वास्थ्य, दिनचर्या, ऋतुचर्या याविषयी जागृती करून त्यांना व्यवहारात आणण्यासाठी प्रयत्न. मास संघटनेचे करण्यासाठी आपली संस्कृती, मूल्य, वारसा जपण्यासाठी सांस्कृतिक करणे, महाराष्ट्रातील मास वर्धापन दिन आणि महापुरुषांच्या जयंत्या इत्यादी कार्यक्रमांचे आयोजन करणे, आयुर्वेदाच्या प्रधान मूल्यांचा, शास्त्रीय सिद्धांताचा स्वास्थ्य रक्षण, विश्व कल्याणाकरता मानवतेतर विश्वात सर्व स्तरावर प्रचार प्रसार करणे, आयुर्वेद डॉक्टरसाठी या क्षेत्रातून विशेष प्रयत्न, आयुर्वेद रुग्णालये, फार्मा कंपनी, पंचकर्म उपकरणे निर्मिती असे उपक्रम राबवणे, आयुर्वेद वनस्पती संवर्धन यासाठी प्रयत्न करणे, आयुर्वेद वनस्पती उत्पादक, शेतकरी, फार्मा कंपनी, वितरक, शासक, वनस्पती शास्त्रज्ञ यात समन्वय साधून योग्य उपाययोजना करणे, आयुर्वेदाशी संबंधित कार्य करत असताना देशाच्या हितासाठी, प्रगतीसाठी ज्या प्रकारे योगदान देण्यास संधी मिळेल तिथे उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेणे, ज्वलंत भारतीय आणि राष्ट्रवादाचा सदैव पुरस्कार करणे. धन्यवाद. Thank you very much, sir, for the aims and objectives that MAS is having. Next, I would like to call upon Vaidya Dhanashree Patil Madam, with Students' Council coordinator, for our speaker's introduction. Over to you, Dhanashree Madam. Thank you, ma'am. Good afternoon, everybody. I am Dr. Dhanashree Patil, and I welcome you to the 77th CME of MAS. Our speaker for today is Dr. Seema Gardre, ma'am. She has done her graduation from Government Ayurved Medical College, Osmanabad. She has done her post-graduation from Government Ayurved Medical College, Nagpur in the Kaya Chikitsa subject. Her topic for PG thesis was randomized clinical
physician since last 10 years. She has a specialty in treating lifestyle disorders, hypothyroidism, obesity, female infertility, diabetes, skin disease, and asthma. Ma'am has given many lectures during national, international seminars, conferences, and has also presented research papers too. She regularly guides Ayurveda students and upcoming doctors in Vaidya Garze Ayurveda Gurukul. She also contributes her social work as well as her contribution for Ayurveda, working as a convener in MASTI Central Council. She is the co-founder of Dr. Garze Ayurvedic Pharmaceutical Private Limited. Seema ma'am has received many awards. She is felicitated as the best COVID-19 warrior by Shiv Sena Navi Mumbai in August 2020. The first prize in national seminar organized by Ashwin Rural Ayurveda Medical College for the best poster presentation in October 2019. Janaseva Gaurav Puraskar in 2014 by the Maharashtra Navnirman Sena. We welcome you, Dr. Seema ma'am. Thank you. Thank you, Dhanashree ma'am, for such a great introduction and welcome all. जैसे कि हमें पता है, we are here today on 77 CME organized by MAS. So I am first of all very thankful to all organizing committee of MAS for providing and inviting me on such a great platform to share my some clinical experiences on hypothyroidism. I am also very thankful to Central Council of MAS for providing this knowledgeable platform to all doctors so we can discuss and also we can share our clinical experiences with each other. So we will proceed to our topic. पहले धन्वंतरी को नमन करते हुए हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे. जैसे हम कहते हैं कि आज हमारे जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद में गुरु शिष्य परंपरा को बहुत ही महत्व है और कोई भी गुरु मतलब जो हमारे गुरु है उनको अगर हम वंदन ना करें और आगे बढ़ेंगे तो जो सक्सेस होता है वो उतनी मात्रा में नहीं होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे गुरु PR काबरा सर को धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ क्योंकि आज जो सर ने आज CME का जो लास्ट पार्ट है, मोस्ट ऑफ द ये CME सर का ही इंस्पिरेशन है, लेकिन जो केस स्टडीज़ में आपको आपके सामने प्रेजेंट करूँगी, सर की एक वो देन है कि सर का कहना है कि हम जो डॉक्टर्स है फर्स्ट ऑफ ऑल और प्रायोरिटी इज़ अवर पेशेंट. तो हमें पेशेंट को ट्रीट तो करना ही है, उसी के साथ हमें हमारे जो शास्त्र है उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और हमारे शास्त्र को ग्लोबलाइज करने के लिए. तो हम इसे कैसे करेंगे? तो वी कैन कंट्रीब्यूट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन्स. तो जो भी हमारे पास केसेस आते हैं वो रेयर केसेस हो या रेगुलर केसेस हो, तो उसका डेटा मेंटेन करना हमें वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे हम हमारे रिसर्च पेपर पब्लिश कर सके. जैसे ये कोई CMEs है उसमें प्रेजेंटेशन करें, तो जिससे हमारा जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है वो डेवलप हो सके. सो वेरी थैंकफुल सर. तो चलिए आज बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ. आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथायराइडिज्म एंड आयुर्वेद. तो आज का जैसे राहुल सर ने ऑलरेडी कहा है कि हाइपोथायराइडिज्म ये जो जेनी मैम ने जैसे कहा कि इट्स नाउ ग्लोबलाइज इशू है.
तो हाइपोथायराइडिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी. आज की CME हम 3 पार्ट्स में डिवाइड है. दैट इज़ हाइपोथायराइड हमें तो स्टडी करना ही है, लेकिन वी आर द आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, सो वी हैव टू look towards the hypothyroidism in a view of in angle of Ayurveda, so Ayurvedic perspective of hypothyroidism. Then we will see some case studies, whatever I had my clinical experiences. Then let's see what is hypothyroidism and why to study it. ये स्लाइड में आप देख सकते हैं कि what is the prevalence of hypothyroidism, how many people in India are affected due to the hypothyroid. Even though the congenital hypothyroidism is very common in India nowadays, so it's very important to study the hypothyroidism. What is hypothyroidism? It is defined as a deficient activity of the thyroid gland which is characterized by lower metabolic rate, क्योंकि जो हमारा metabolism है it is related to the thyroid gland, thyroid hormones. At some places, it is also defined like an increase in TSH level with or without decrease in the T3 and T4. That is, those are the thyroid hormones. These are the normal ranges of the hypothyroid. Thyroid जो हमारे hormones है T3 and T4, and you can see TSH level, normal TSH level 0.4 to 5. Then what are the causes, that is etiology of the hypothyroidism? There are so many causes of the hypothyroidism. Out of those, these are the main reasons, like Hashimoto's thyroiditis, when we treat the hyperthyroidism, or surgeries, radiation therapies, medications, pituitary and hypothalamic diseases, congenital abnormalities, also pregnancy and iodine deficiency, which is the major reason. In that, what is Hashimoto's thyroiditis? Hashimoto's thyroiditis is an autoimmune disease, means in that our immune system attacks the thyroid gland. Most of the TPO antibodies are predominant in Hashimoto's thyroiditis, but sometimes TSH receptors and antibodies may be present. In that, the autoimmune disease is one of the major reason for the hypothyroidism. Second one is when we treat the hyperthyroidism. जब हम हाइपोथायराइड ट्रीट करते हैं तो जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं लाइक पोटाशियम आयोडाइड और रेडियो एक्टिव आयोडीन्स एंड कार्बिमेजोल, ऑल दीज जो ड्रग्स हैं, ये सारे जो ड्रग्स हैं कंटिन्यूसली जो थायराइड हार्मोन है उसे सप्रेस करके रखते हैं, और कंटिन्यूस सप्रेशन की वजह से में इट डेवलप्स टू द परमानेंट हाइपोथायराइडिज्म. थर्ड वन इज ना थायराइड सर्जरीज. जब हम थायराइड की ग्लैंड को एनी रीज़न सर्जरीज और रिमूव करते हैं तो इट मे डेवलप परमानेंट हाइपोथायराइडिज्म. समटाइम्स रेडिएशन थेरेपीज ड्यू टू some head or neck cancers or thyroid cancers, it leads to the hypothyroidism. Medications. कई सारे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन चालू होते हैं, और ये सारी जो मेडिसिन है हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ आयोडीन, एंड दिस लार्ज अमाउंट ऑफ आयोडीन लीड्स टू द suppression of the thyroid function, that is decrease in the T3 and T4 level, and leads to the hypothyroidism. Pituitary and hypothalamic diseases, because we know there is a hypothalamo-pituitary thyroid axis. So if there is a pathology in pituitary gland or hypothalamus, then axis is disturbed, and due to that the circulating T3 T4 जो हमें हार्मोन्स चाहिए उनकी लेवल कम होगी और पेशेंट लीड्स टू द हाइपोथायराइडिज्म. Main and very important reason, that is congenital disease, because in some ladies TSH receptor antibodies जिसे हम कहते हैं, ये एंटीबॉडीज़ डेवलप होती है, और यही एंटीबॉडीज़ अगर फीटल सर्कुलेशन में जाएंगी तो
जो फीटस है उसमें एक तो डिफेक्टिव थायराइड ग्लैंड डेवलप होगी या अजेनेसिस ऑफ द थायराइड ग्लैंड, मतलब जो थायराइड ग्लैंड डेवलप होनी चाहिए उसका जो डेवलपमेंट है वो होगा ही नहीं. दैट्स वाई दैट फीटस हैव hypothyroidism. Then pregnancy. Pregnancy is a condition in some ladies जो होती है उनमें जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो टीपीओ एंटीबॉडीज है वो डेवलप होती है एंड दिस टीपीओ एंटीबॉडी स्टार्ट्स थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रक्शन. इट मे बी अ ट्रांजिएंट और इट मे बी अ परमानेंट hypothyroidism. The next one is iodine deficiency and excess. Iodine deficiency and excess. Sometimes we will say the iodine deficiency is the major reason for the hypothyroidism. Means जहाँ पे जो areas में iodine deficiency होती है वहाँ पे तो हाइपोथायराइड होगा ही, क्योंकि आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्रोडक्शन ऑफ T3 and T4 hormones. But sometimes the iodine excess is also reason for the hypothyroidism. जैसे हमने देखा कि जो मेडिसिन हमने एंटी डिप्रेसेंट एंटी साइकोटिक मेडिसिन जिनमें आयोडीन की ज़्यादा मात्रा होती है तो हेलो हेलो नेक्स्ट रीज़न इज आयोडीन एक्सेस. एक्सेस जैसे हमने देखा था कि जो ड्रग्स है जिनमें आयोडीन की एक्सेस मात्रा होती है दे लीड्स टू द सप्रेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड एंड लीड्स टू हाइपोथायराइडिज्म. तो ये सब कैसे होता है, व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड इट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द व्हाट इज नॉर्मल एक्सिस ऑफ hypothalamus pituitary thyroid gland. You can see in this slide what is the normal axis. Hypothalamus stimulates the anterior pituitary by TRH, that is thyrotropin releasing hormone, and anterior pituitary then release TSH, that is thyroid stimulating hormone, which get act on thyroid gland and leads to secretion of T3 and T4, and then these T3 and T4 then circulate in body and body uses it. But if there is any pathology at any level, like at a hypothalamus level or anterior pituitary or at a thyroid gland, it leads to the hypothyroidism. When it is at a hypothalamus level, it is called as a tertiary hypothyroidism. When it is at anterior pituitary, it's called a secondary hypothyroidism. Both are rare causes, and when the pathology itself in a thyroid gland, it is called as a primary hypothyroidism, which is major reason for the hypothyroidism. That is 90 to 95% cases are due to the primary hypothyroidism. First of all, we will see what is the physiology of T3 T4 secretion. Then we can understand what is pathology behind it, how the antibodies develop, and all these antibodies act at which level. तो पहले जो TSH anterior pituitary से आता है, that acts on a TSH receptor on the follicular cells. ये जो फॉलिकुलर सेल्स पे होने वाले TSH रिसेप्टर है उसे वो TSH हार्मोन जाके अटैच होगा एंड देन इट स्टिमुलेट्स इट. सो दैट स्टिमुलेशन सोडियम आयोडाइड जो सिम्पोर्टर होते हैं, मतलब ये जो कुछ चैनल्स होंगे जो चैनल्स से आयोडाइड है इनसाइड द फॉलिकुलर सेल्स एंट्री करेगा. दिस आयोडाइन चैनल्स गेट्स ओपन एंड देन आयोडाइड ट्रैवल्स इनसाइड द फॉलिकुलर सेल. Then in presence of pentrin, some enzymes are there, and with the help of that enzymes, that iodide get converted to the iodine form, that is the useful form of the iodide. And this iodide, with the help of thyroperoxidase, this is also one type of the enzyme. In presence of thyroperoxidase, iodine binds with the thyroglobulins in follicular cell and form a monoiodothyronine, that is a precursor, or we can say first follicular agent of thyroxine
hormones, that is monoiodothyronine, and when the two monoiodothyronine bind with each other, it forms a diiodothyronine. Then after that tetraiodothyronine and triiodothyronine, means these are the T3 and T4 hormone formation. Then these T3 T4 get released to the bloodstream, and in bloodstream at the peripheral level, at the cellular level, then T4 whenever body requires, it is get deionized with the help of iodothyronine deiodinase enzyme and forms an active T3 form, which is useful for the body tissues, and then cells use it for the metabolism. This is the normal physiology of the thyroid hormone secretions. But we already saw that there are different kind of antibodies, autoimmunity, and some medicines alters this mechanism and leads to the hypothyroidism. How it happens? First, we saw that the TSH receptors are helpful for stimulation of the follicular cells. If there is any antibody, that is blocking antibody, there are some kind of stimulating antibodies are also present. Those are present in the Graves' disease. But here the blocking antibodies blocks the TSH receptors, and जो उसका काम है कि आयोडाइड को इनसाइड द फॉलिकुलर सेल लेके जाने का, वो हैम्पर होगा, और जो आगे की प्रोसेस है जो सिंथेसिस होना चाहिए वो नहीं होगा. दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज. Those are present in Hashimoto's thyroiditis most of the times. Then second one is TPO antibodies, that is up to 80 to 90% TPO antibodies are present in Hashimoto's, that is autoimmune diseases. तो उसके लिए हम पेशेंट को कहते हैं कि अगर पेशेंट के फैमिली में कोई हिस्ट्री होती है ऑटो इम्यूनिटी की, तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप TPO एंटीबॉडीज़ कर लो. तो वाई? बिकॉज TPO एंटीबॉडीज़ अगर पेशेंट में प्रेजेंट है तो इट मीन्स जो थायरोपेरोक्सिडेज नाम का जो एंजाइम्स था उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज़ डेवलप होती है. दैट्स वाई जो आयोडीन और थायरोग्लोबुलिन का जो बाइंडिंग है वो नहीं हो पाएगा, एंड देन जो आगे का मोनोआयोडो, टाइआयोडो, ट्राइआयोडो, टेट्राआयोडो, ये जो हॉर्मोन्स फॉर्मेशन होना चाहिए वो नहीं होगा, एंड देन इट लीड्स टू द हाइपोथायराइडिज्म. अगेन इन सम पेशेंट्स देयर आर एंटीबॉडीज अगेंस्ट द थायरोग्लोबुलिन. दीज आर द टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स, और दीज एंटीबॉडीज, दैट इज एंटी थायरोग्लोबुलिन जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ये थायरोग्लोबुलिन को ब्रेक करेंगे, और ये अगर ब्रेकेज बढ़ेगा तो जो थायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशन होना चाहिए वो नहीं होगा. देन एट द लेवल ऑफ पेरिफेरल लेवल और इन ब्लड स्ट्रीम, हमने जैसे देखा था कि जो आयोडाइड, जिनमें आयोडीन कंटेंट ज़्यादा मात्रा में होता है, ऐसे जो मेडिसिन्स होंगे दे आल्सो लीड्स टू द हाइपोथायराइडिज्म. हाउ? बिकॉज दे इंटरफेयर विद द डीआयोडिनाइजेशन ऑफ द T4, दैट इज टेट्राआयोडोथायरोनिन जो है, बिकॉज इट इज़ एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द थायराइड हार्मोन. तो ये इनएक्टिव फॉर्म ब्लड सर्कुलेशन में कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता है, तो यही अगर एक्टिव फॉर्म में जाएगा देन बॉडी कैन यूज़ इट. सो दिस डीआयोडिनाइजेशन जो प्रोसेस है उसको हैम्पर करके ये जो अमेडोरिन के जैसे जो मेडिसिन है जिसमें आयोडाइड कंटेंट ज़्यादा होता है, दे लीड्स टू द हाइपोथायराइडिज्म. दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपोथायराइडिज्म. So at the different level, different antibody acts and leads to the hypothyroidism. Depending upon that, at which level there is a pathology, or at what level hypothyroidism is present, how much symptoms and what the severity, the hypothyroidism have different kind of conditions. Those are the first one is, that is according to the causes, like a primary hypothyroidism. We already saw that कि अगर थायराइड में कोई प्रॉब्लम है, like Hashimoto's thyroiditis, radioactive therapy leads to the primary hypothyroidism. Secondary means when there is a problem in the pituitary gland, it leads to the secondary hypothyroidism, which is a rare cause. Up to only 5 to 10% cases are due to the secondary hypothyroidism. समटाइम्स इन प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम जब बहुत सारा हेमोरेज होता है, तो पोस्टपार्टम हेमोरेज की वजह से भी जो पिट्यूटरी का नेक्रोसिस होगा, दैट लीड्स टू द हाइपोथायराइडिज्म, दैट इज सेकेंडरी कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म. देन टर्शरी हाइपोथायराइडिज्म मीन्स व्हेन देयर इज अ हाइपोथैलेमस प्रॉब्लम, विच इज द रेयरेस्ट कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म. देन अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल सिम्टम्स, कितनी सिवियरिटी है क्लिनिकल सिम्टम्स की, और कितनी जो हार्मोनल लेवल सप्रेस है, depending upon that there are 3 types, like
clinical hypothyroidism in which the patient having elevated TSH level, that is thyroid stimulating hormone level, and decreased level of T3 and T4, which is due to maximum times it is due to the thyroid failure. Then second one is a subclinical hypothyroidism. Subclinical hypothyroidism means when the TSH level is less than 20 micro international unit, because above that it is called as a clinical hypothyroidism. In that, and in subclinical hypothyroidism, patient may be asymptomatic or may be asymptomatic. The TSH level is raised but less than 20, and normal T3 and T4 levels. Then sometimes patient having a self-limited, that is transient type of hypothyroidism, जैसे हमने देखा था कि pregnancy may lead to the permanent or a transient type of hypothyroidism. मतलब during the pregnancy, some ladies develop some TPO antibodies for some duration, and that leads to the transient hypothyroidism. Also postpartum hypothyroidism, which may be a transient, means for the self-limited, कुछ दिनों के बाद हम ट्रीटमेंट करते हैं तो अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएगा. एंड समटाइम्स जैसे अभी कोविड में हम देखते हैं कि पेशेंट ट्रीटमेंट करते वक्त हमने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है कि जो वायरल लोड होता है और स्ट्रेस फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर बढ़ने की वजह से पेशेंट्स में फॉर डेवलप ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, उनका जो अगर हम TFT लेवल देखेंगे तो TSH रेज रहेगा, दैट इज सब एक्यूट थायराइडाइटिस. इन ये पेशेंट्स में आपको TPO एंटीबॉडीज नहीं मिलेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट एन ऑटो इम्यून, इट इज़ ड्यू टू द सम इन्फेक्शंस और द स्ट्रेस. Then how we can query whether patient having hypothyroidism or other disease. Then patient comes to us with some clinical sign and symptoms like dryness of the skin, tiredness, weakness, weight gain, with a poor appetite, means decreased appetite, or constipation, then hoarseness of voice. जो लेडीज़ होती है उनमें आपको ओलिगोमेनोरिया, अमेनोरिया, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे. देन ऑन एग्जामिनेशन पेशेंट हैव ब्रैडीकार्डिया. अगर आप उनकी पल्स चेक करोगे तो आपको पेशेंट की जो हेलो ऑलरेडी कनेक्टेड. अगर हम पेशेंट की पल्स चेक करते हैं तो पेशेंट में हमें ब्रैडीकार्डिया मिलेगा. देन पेशेंट में हैव कोल्ड एंड कूल पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज़. ये सारे हमें साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं. देन हाउ वी कैन कंफर्म वेदर इट इज़ हाइपोथायराइड और ड्यू टू द अदर डिसीजेस. देन वी विल ask the patient to do some clinical investigations. Those are TFT, that is thyroid profile करने के लिए बोलते हैं हम पेशेंट को. पेशेंट की T3, T4 एंड TSH लेवल देखते हैं कि वेदर इट इज़ इंक्रीज और डिक्रीज. अगर पेशेंट्स में ये सारे लेवल्स आपको नॉर्मलाइज दिख रहे हैं, फिर भी आपको डाउट है कि पेशेंट में हाँ हो सकता है कि आपको साइन एंड सिम्टम्स देख के लग रहा है कि यू आर डाउटफुल अबाउट द हाइपोथायराइडिज्म, देन वी विल आस्क पेशेंट्स टू गो फॉर द फ्री T4 लेवल. जैसे हमने पहले भी देखा था कि आवर बॉडी नीड्स एक्टिव फॉर्म्स और जो टोटल T4 लेवल जो होता है, क्योंकि बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए कोई भी फॉर्म जो है, कोई भी होल्ड ऑन कॅमेरा बंद. हाँ बट स्पीकर ऑनच आहे. एक मिनिट, तुझं फेसबुक बंद झालं लाईव्ह. सिरियसली हां हो चालू तर आहे. हां चालू आहे. हां हे काय तुझं माईक बंद नाही तर आता चालू कर.
जो हमारी बॉडी है, अगर उसे हमें एक्टिव फॉर्म में कोई सब्सटेंस मिलता है तो ही वो यूज़ कर पाते हैं। जैसे कि अगर टोटल T4 होता है तो उसमें फ्री एंड बाइंडेड T4 जो होता है, तो वी कैन सी द टोटल T4 इज़ नॉर्मल, बट जो अनबाउंड फ्री T4 लेवल अगर डिक्रीज है तो इट मीन्स हाइपोथायराइडिज्म। अगर हमें रीज़न ढूंढना है कि वाई द पेशेंट इज़ हैविंग हाइपोथायराइडिज्म, वेदर इज ऑटोइम्यून डिसीज और सम नोडुल्स है, वहाँ पे कोई ट्यूमर है, या फिर अदर कोई पैथोलॉजी है, या फिर ड्यू टू द पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक डिसीजेस की वजह से हो सकता है, तो ये सब के लिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि हाँ, उनके लिए एंटीबॉडीज टेस्ट इंपॉर्टेंट होती है। जैसे TPO एंटीबॉडीज़ है, थायराइड रिसेप्टर्स जो TSH रिसेप्टर ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज होती है, वो आस्क करते हैं पेशेंट को करने के लिए। USG थायराइड बोल सकते हैं। FNA बायोप्सी, वेदर द ट्यूमर इज़ मैलिग्नेंट और द सिस्ट इज़ मैलिग्नेंट और benign tumor is present in the thyroid. For that we ask the patient go for the FNA biopsy. Then also iodine uptake test is done to know whether the thyroid is how much it is active. Then MRI brain rules out the pituitary or hypothalamic diseases and autoimmune जो Hashimoto's thyroiditis के जैसे जो डिसीजेस है उसमें हमें क्रोमोसोमल स्टडी हम पेशेंट को बोलते हैं कि जैसे HLA-DR अदर। तो हमने कंफर्म कर लिया कि हाँ, दिस इज़ द पेशेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। तो हमें मैनेजमेंट करनी है। अभी मैनेजमेंट करने के लिए हमें क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंस है, तो प्रिवेंशन से लेके हमें जो उनके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ये सब की मैनेजमेंट हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। दैट इज़ प्रिवेंशन, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, देन ओरल थायरॉक्सिन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्पेशल केसेस। हाउ वी कैन प्रिवेंट द हाइपोथायराइडिज्म, तो ये पॉसिबल है क्या कि हम हाइपोथायराइडिज्म को प्रिवेंट कर सके? तो इट इज़ पॉसिबल अप टू सम लेवल्स। जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और वो शी इज़ एन अननोन केस ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म, तो हाइपोथायराइडिज्म में उसके जो थायरॉक्सिन डोसेस होते हैं वो बढ़ाए जाते हैं। सो द फीटस कैन बी प्रिवेंटेड फॉर गेटिंग द हाइपोथायराइडिज्म। ऑल्सो अगर आपको पता है कि आपकी मतलब पेशेंट की फैमिली में हाइपोथायराइडिज्म है या कोई ऑटोइम्यून डिसीज़ की हिस्ट्री है, या फिर पेशेंट इटसेल्फ हैविंग सम ऑटोइम्यून डिसीज़, तो ऐसे पेशेंट्स में हमें स्क्रीनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द ऑटो एंटीबॉडीज़। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर हम स्क्रीनिंग करते रहेंगे तो वी कैन डायग्नोज अर्ली एंड ट्रीट अर्ली। ऑल्सो आयोडीन डेफिशिएंसी एरिया में हमें आयोडीन के अगर हम सही प्रमाण में सप्लीमेंट देते हैं तो वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम द हाइपोथायराइडिज्म। देन अवॉइड द डिसीज कॉजिंग फैक्टर्स एंड एग्रीवेटिंग फैक्टर्स। जैसे हमारे आयुर्वेद में मतलब क्षयजन्य प्रकोप जैसे हम कह सकते हैं कि बॉडी में कुछ प्रोसेस कंटिन्यूसली होती रहती है, बट सम स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स नीडेड फॉर द प्रकोप। लाइक दैट एलोपैथी में भी मतलब जैसे कुछ मेडिसिन हमें पहले देखे थे कि जो आयोडाइड कंटेंट ज़्यादा होने वाले जो मेडिसिन हैं, जैसे एंटीसाइकोटिक मेडिसिन, अगर ये पेशेंट्स कंटिन्यूसली already patient is on that medications, then we have to increase the thyroxine doses or decrease the doses of these drugs. Also avoid the goitrogen. Goitrogen means some food items which cause decrease in the thyroid hormone synthesis, like a cabbage, cauliflower, soyabean. इसकी लंबी चौड़ी लिस्ट आपको इंटरनेट पे देखने को मिलेगी। ये सारे जो हम पथ्य पेशेंट को बोलना बहुत ज़रूरी होता है। So those doses we can adjust. Next one is how to manage or how to adjust the dose of thyroxine, क्योंकि this slide is very important. जब आपके पास पेशेंट कोई डायग्नोज पेशेंट आया है, तो अगर आपको लगता है कि he needs or she needs very aggressive treatment for the disease, देन आपको डिसाइड करना है कि वेदर वी हैव टू स्टार्ट द थायरॉक्सिन और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। और कोई पेशेंट है नॉन केस है, ऑलरेडी थायरॉक्सिन लेता है और वो भी बड़ी मात्रा में लेता है, 100-125, इतनी सारी मात्रा में लेने के बाद भी पेशेंट का जो TSH लेवल है बढ़ा हुआ रहता है, मतलब पेशेंट इज सफरिंग स्टिल फ्रॉम द हाइपोथायराइडिज्म और पेशेंट में साइन एंड सिम्टम्स भी है, तो हाउ टू टैपर, मतलब कम करना है या बढ़ाना है। तो इसके लिए दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमें पता नहीं है कि अभी पेशेंट को कितना स्टार्ट करना है थायरॉक्सिन, देन स्टार्ट विथ 1.5 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हमें थायरॉक्सिन स्टार्ट करना है, या फिर मिनिमम डोज से स्टार्ट करना है, दैट इज़ 25 to 50 माइक्रोग्राम। देन वेट फॉर द 3 वीक्स। 3 वीक्स तक आपको यही डोज कंटिन्यू देना है पेशेंट को, एंड आफ्टर दैट रिपीट द TFT, थायराइड फंक्शन टेस्ट रिपीट करना है, फिर T3, T4 एंड TSH लेवल देख के फिर हमारा जो थायरॉक्सिन का डोज है वो एडजस्ट करना है। यही आपको 3 वीकली रिपीट करना है, एंड देन डोज फिक्स होने के बाद ईयरली पेशेंट को स्क्रीन करना है, दैट इज नथिंग बट रिपीट द TFT लेवल एंड ऑल्सो सी द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। Then management of special cases and complications. There are so many medicines and some conditions in which we have to decrease or increase the dose of the T4, that is thyroxine. तो मैं आपको ये इतना सारा पढ़ के नहीं दिखाऊंगी, बट जैसे कि फिनोबार्बिटोन है, फेनिटोइन, ये कार्बामेज़ापाइन, ये सारे जो मेडिसिन है इसमें क्यों हमें थायरॉक्सिन का डोज इंक्रीज करना है, मतलब बढ़ाना है, तो दैट दिस मेडिसिन लीड्स टू इंक्रीज द क्लियरेंस ऑफ T4। मतलब जो बॉडी में अगर क्लियरेंस T4 का हाफ लाइफ पीरियड अगर 7 डेज़ का है तो 7 डेज़ में उसका हाफ जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्लियर आउट होना चाहिए। उसके पहले ही अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में क्लियर आउट होगा तो हमें T4 का जो डोज है वो बढ़ाना पड़ता है। देन नेक्स्ट ऑल्सो, जैसे कि हम क्योंकि हाइपोथायराइड में आयरन एब्सॉर्प्शन या जो हीम का ऑक्सीडेशन है वो अच्छी तरह से नहीं होता है, और पेशेंट सफ़र्स फ्रॉम द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो हम आगे भी देखेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में हम पेशेंट को फेरस सल्फेट, ये जो आयरन सप्लीमेंट्स वगैरह स्टार्ट करते हैं, और अगर हम थायरॉक्सिन और ये आयरन सप्लीमेंट एक साथ देंगे तो ये इंटरफेयर करेगा थायरॉक्सिन के एब्सॉर्प्शन पे, और पेशेंट देन अगेन मोर प्रोन फॉर द हाइपोथायराइडिक साइन एंड सिम्टम्स। तो इस वजह से हमें इनमें गैप रखना पड़ता है। ऑल्सो हम देखते हैं कि हम थायरॉक्सिन जो देते हैं पेशेंट को एम्प्टी स्टमक खाने के लिए बोलते हैं, तो इसका भी वही रीज़न है कि डाइटरी जो फाइबर्स होते हैं इट इंटरफेयर्स विद द थायरॉक्सिन एब्सॉर्प्शन। तो ऐसी परिस्थिति में हमें इनके डोसेस बढ़ाने पड़ सकते हैं। ऑल्सो हमने पहले भी देखा है कि प्रेगनेंसी में हमें थायरॉक्सिन का डोज बढ़ाना पड़ता है, ऑल्सो इन द एस्ट्रोजन थेरेपी। देन आफ्टर सर्जिकल रिमूवल ऑफ द थायराइड ग्लैंड, और अगर हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं तो हमें थायरॉक्सिन के डोसेस बढ़ाने पड़ सकते हैं। देन सम कंडीशंस इन विच वी हैव टू डिक्रीज द डोज ऑफ थायरॉक्सिन, मतलब अगर पेशेंट को हमने ऑलरेडी जो आइडियल डोसेस देखे थे 1.5 माइक्रोग्राम के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है, बट एट दैट आइडियल लेवल हमें कौन से पेशेंट्स में जो थायरॉक्सिन के डोसेस हैं वो कम करने हैं। तो लाइक एजिंग मीन्स अगर ओल्ड एज पेशेंट है उनका क्लियरेंस कम होता है, किडनी फंक्शन ऑलरेडी कम होने की वजह से, जो भी मेडिसिन हम देते हैं उनका क्लियरेंस कम होने की वजह से ऐसे पेशेंट्स में हमें जो थायरॉक्सिन डोज है वो कम करना चाहिए। उसी तरह से ग्रेव्स डिसीज इज़ नथिंग बट द, इसमें स्टिमुलेटरी और ब्लॉकिंग ऐसे 2 प्रकार के एंटीबॉडीज़ होती है। तो पेशेंट सडनली स्विच टू हाइपरथायराइड फेज, तो अगर ये सडन स्विचिंग होगा तो ऐसे पेशेंट्स में इसीलिए हमें, अगर हम कंटिन्यूस पेशेंट इज इन अ हाइपोथायराइड फेज और हम उसको थायरॉक्सिन देते रहे और सडन पेशेंट अगर हाइपरथायराइड में स्विच हो गया तो पेशेंट मे हैव अदर प्रॉब्लम्स। तो ऐसी परिस्थिति में हमें जो डोसेस होते हैं वो कम रखने पड़ते हैं। अल्सो इन IHD, मतलब बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि हाइपोथायराइड है और पेशेंट को इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ की हिस्ट्री है, तो ऐसे परिस्थिति में भी हमें थायरॉक्सिन के डोसेस कम रखनी चाहिए। वाई? बिकॉज जो IHD मतलब इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ है, इसमें ऑलरेडी जो हार्ट है वो कमज़ोर होता है, उसका वर्कलोड अगर हम थायरॉक्सिन दे के बढ़ाएंगे, बिकॉज थायरॉक्सिन इज़ रिलेटेड टू द मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी एक्टिविटी, हार्ट्स, ये सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और अगर हम थायरॉक्सिन दे के हार्ट का वर्कलोड बढ़ाएंगे तो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो कम होगा, एंड देन इट लीड्स टू एग्रीवेशन ऑफ IHD एंड मे लीड टू द MI, दैट इज मायोकार्डियल इस्चेमिया हो सकता है, पेशेंट को इंफ्राक्ट बेस्टेड होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें थायरॉक्सिन के डोसेस कम करने पड़ते हैं। ऑल्सो कई बार हमें पेशेंट्स को बीटा ब्लॉकर्स भी ऐड करने होते हैं।
देन मैनेजमेंट ऑफ सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म, मतलब ये एक ऐसी कंडीशन है, यहाँ पे आपको खुद को डिसाइड करना है कि वेदर टू स्टार्ट द थायरॉक्सिन और वेदर टू जस्ट वेट एंड वॉच। तो कौन सी परिस्थिति में हमें थायरॉक्सिन स्टार्ट करना चाहिए और कौन सी परिस्थिति में नहीं। तो जैसे पेशेंट का TSH लेवल इज़ लेस दैन 10, पेशेंट में कोई एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है और पेशेंट इज़ असिम्टोमेटिक, पर पेशेंट एक्सीडेंटली हाइपोथायराइड बोल के डायग्नोज हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको दैट इज़ नो नीड ऑफ एग्रीवेटिव जो ट्रीटमेंट होती है, सडनली उसे थायरॉक्सिन पे शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच एंड स्क्रीन पेशेंट ईयरली। अगर पेशेंट में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है या फिर TSH लेवल इज ग्रेटर दैन 10 एंड पेशेंट इज हैविंग सिम्टम्स, देन स्टार्ट विथ लोअर डोसेस ऑफ थायरॉक्सिन लाइक 25 to 50 माइक्रोग्राम। देन हमने देखा था कि हाइपोथायराइडिज्म के लिए आयोडीन डेफिशिएंसी भी एक कॉज है और आयोडीन एक्सेस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। तो अगर आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से हाइपोथायराइडिज्म है, देन ऐड एटलीस्ट 1 माइक्रोग्राम पर वीक आयोडीन सप्लीमेंट स्टार्ट करना चाहिए। और अगर आयोडीन एक्सेस की वजह से है तो डाइटरी हम रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं पेशेंट को, या जो मेडिसिन स्टार्ट है उनके डोसेस कम कर सकते हैं। देन अगर हम यही परिस्थिति हाइपोथायराइड की जो है उसमें हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं करेंगे और पेशेंट को अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है कॉम्प्लिकेशंस होने के और कौन से टाइप के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ हार्ट डिसीज, स्ट्रोक। ये क्यों होता है कि बिकॉज मतलब थायराइड जो हार्मोन है दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिपिड मेटाबॉलिज्म, और यही लिपिड मेटाबॉलिज्म अगर हैम्पर होगा तो LDL लेवल बढ़ेगा, पेशेंट का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ता है, और फिर अथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ये जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो स्टार्ट हो जाएंगे और इट लीड्स टू द हार्ट डिसीज एंड स्ट्रोक। देन सेकेंड वन इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। थायराइड हार्मोन्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द इंसुलिन सेंसिटिविटी, इसीलिए हम देखते हैं कई बार कि हाइपोथायराइड के पेशेंट्स में PCOD या इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड देन विच आफ्टर द टाइम दे लीड टू द type 2 डायबिटीज़। थर्ड वन इज मिक्सेडेमा कोमा विच इज़ द रेयरेस्ट कंडीशन, बट समटाइम्स जैसे कि अभी वायरल इन्फेक्शन या फिर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई सर्जरी या फिर एक्सट्रीम कोल्ड को अगर पेशेंट एक्सपोज होता है और पेशेंट ऑलरेडी अ नोन केस ऑफ थायराइड बट ही निग्लेक्ट्स हिमसेल्फ, तो ऐसी परिस्थिति में जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है दैट इज़ नथिंग बट मिक्सेडेमा कोमा। तो ये पेशेंट्स में जैसे डेलीरियम है, लंग फंक्शन या दैट इज डिक्रीज इन द SpO2, स्लो हार्ट रेट, कॉन्स्टिपेशन, यूरिन रिटेंशन, स्टूपर एंड फाइनली पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में पेशेंट को ICU में शिफ्ट करके ही उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। उसमें IV जो लियोथायरॉक्सिन स्टार्ट करके, कभी कभी पेशेंट्स को हाइड्रोकॉर्टिजोल दैट इज़ एड्रिनल इनसफिशिएंसी जो होती है ऐसे पेशेंट्स में कई बार पाई जाती है, तो एड्रिनल इनसफिशिएंसी की वजह से भी पेशेंट को हाइड्रोकॉर्टिजोल ऐड करना पड़ता है। देन ग्वाइटर, many times it is just uncomfortable because of its appearance, but sometimes its cause is that is Hashimoto's thyroiditis, that is autoimmune disease जो हमने पहली बार देखा है। तो इसमें क्या हो सकता है कि swallowing and breathing जो प्रॉब्लम्स है वो आ सकते हैं पेशेंट्स में, तो हमें इसे सर्जिकली रिमूव करना है। देन पेरिफेरल न्यूरोपैथी, अगर लॉन्ग टर्म अनकंट्रोल हाइपोथायराइडिज्म रहता है पेशेंट्स में तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप होती है and it may lead to the numbness, tingling, muscle weakness, pain, prickling pain टाइप के पेन पेशेंट में पाए जा सकते हैं। एंड इनफर्टिलिटी, बिकॉज हमने पहले देखा था कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो डेवलप होगा, फिर पेशेंट को PCOD डेवलप हो सकता है। इट इंटरफेयर्स विद द ओव्यूलेशन, दैट्स व्हाई इट लीड्स टू द PCOD एंड देन इनफर्टिलिटी। देन रीनल कॉम्प्लिकेशंस, दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द अथेरोस्क्लेरोसिस। अगर जो रिनल ब्लड सप्लाई वो अगर हैम्पर होता है देन इट लीड्स टू द डिक्रीज इन द ब्लड फ्लो ऑफ किडनी। तो जो वाटर और सोडियम का जो एक्सक्रीशन एंड रीअब्सॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं होगा एंड इट लीड्स टू द सोडियम जो है बॉडी में हाइपोनाइट्रीमिया, जिसे हम कहते हैं कि सोडियम की लेवल कम रहेगी ऐसे पेशेंट्स में। तो अगर हम थायरॉक्सिन हार्मोन जो रिप्लेसमेंट थेरेपी होते हैं स्टार्ट कर देते हैं तो ये नॉर्मलाइज हो जाती है।
देन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज़ वेरी कॉमन इन द हाइपोथायराइड पेशेंट, बिकॉज जो हीम का ऑक्सीडेशन होता है वो प्रॉपर वे से नहीं होगा एंड देन लीड्स टू द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. देन डिप्रेशन, दिस इज अ क्रूशिएट साइकिल इन हाइपोथायराइडिज्म, बिकॉज हमने पहले देखा था कि जो एंटी साइकेट्रिक और जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होते हैं उनमें आयोडाइड लेवल ज़्यादा होने की वजह से देमसेल्स कॉज द हाइपोथायराइडिज्म. एंड अगर हम हाइपोथायराइड में फिर ऐसे मेडिकेशंस यूज़ करेंगे तो ये क्रूशिएट साइकिल हो जाएगा. तो इस वजह से ऐसे पेशेंट्स में हमें एग्रेसिवली एंटीसाइकोटिक या सेडेटिव्स या एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन स्टार्ट नहीं करनी चाहिए. तो इससे अच्छा है कि हमें उन्हें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेडिटेशंस और एक्सरसाइज ये बातें उन्हें बतानी चाहिए. तो ये सारा हमने देखा कि अभी तक जो नॉलेज है मॉडर्न एस्पेक्ट से कि हाइपोथायराइडिज्म में जो भी अवेलेबल था वो हमने जानने की कोशिश की है. अभी हम चलते हैं सेकंड पार्ट, हमारी CME का जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव ऑफ हाइपोथायराइडिज्म. तो जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ दैट इज़ जितने भी हमने पेशेंट्स देखे हैं आज तक हाइपोथायराइडिज्म में उनमें हमने मतलब जांचने की कोशिश की है कि ये सारे फैक्टर्स उनमें हो सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद इज़ एन वेरी फ्यूचरिस्टिक साइंस. अगर आयुर्वेद में हाइपोथायराइडिज्म जैसा ऐसा कोई डायरेक्टली डिसीज़ भी वर्णित नहीं है तो भी आयुर्वेद के आचार्य चरक, सुश्रुत सभी आचार्यों ने जो अनुक्त व्याधि सिद्धांत कहा है उसमें ये कहा है कि अगर कोई डिसीज़ को अगर आप नाम नहीं दे पाते हो या फिर कोई डिसीज़ आपको नहीं समझ रहा है तो उसके दोष, दुष्ट, स्थान और उसके हेतु ये सारी बातों को समझो एंड देन स्टार्ट टू ट्रीट दैट डिसीज़. तो यही बात हमने की है कि हाइपोथायराइडिज्म को स्टडी करते वक्त हमने पेशेंट्स में कई सारे फैक्टर्स, उनके हेतु, उनके लक्षण ये सारे देखे और जाना कि जो पेशेंट्स में हेतु होते हैं दोज आर मोस्टली अग्नि मान लेकर, रस धातु दृष्टिकर एंड कफवर्धक होते हैं. तो जैसे आप देख सकते हैं कि आहार हेतु जो है गुरु शीत, अति स्निग्ध आहार, अति मात्रा में जो आहार लेते हैं, अभिसंधि, पिच्छिल आदि, पर्युषित आहार सेवन या फिर नवान्न सेवन, ये सारे जो आहार हेतु है ये सारे अग्नि मान लेते हैं. उसी तरह से जो दिवास्वाप करने वाले हैं, अव्यायाम करने वाले जो पेशेंट्स होते हैं, दीज हेतुज आर ऑल्सो फॉर द अग्नि मानले एंड कफवर्धक हेतु है. एंड थर्ड वन इज मानस हेतु. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज चिंतनाम चिंतनात्, मतलब जो हमें जिसके बारे में सोचना चाहिए लेकिन उसके बारे में हम कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं देन इट लीड्स टू द हाइपोथायराइडिज्म. तो आप कहोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है. तो ये बात मॉडर्न ने भी एक्सेप्ट की है कि जैसे हम कंटिन्यूसली अगर डिप्रेशन या स्ट्रेस फैक्टर हम कंटिन्यूसली लेते हैं तो हमारी जो कॉर्टिसोल लेवल होती है बॉडी कंटिन्यूसली बढ़ाते रहेगी एंड देन दैट कॉर्टिसोल सप्रेसेस द थायराइड ग्लैंड विच लीड्स टू हाइपोथायराइडिज्म. तो यही बात हमारे आयुर्वेद में जो रसव स्रोतस है, रसव स्रोतस की दृष्टि का चिंतनम चति चिंतनात्, ये जो मेन रीज़न कहा गया है इससे रसव स्रोतस दृष्टि होगी एंड देन इट लीड्स टू द हाइपोथायराइडिज्म. ये पेशेंट्स में फिर लक्षण क्या मिले हमें, तो दीज आर द लक्षण्स जो हमने पहले भी मॉडर्न में भी वही है, सिर्फ भाषा का फर्क है. जैसे कि अनन्य अभिलाषा है, उल्लास होगा, दौर्बल्य होगा, अंग गौरव होगा, अरुचि होगी, अग्निमांद्य होगा, वेट गेन होगा पेशेंट्स में, कई बार मुखशोथ, पफी फेस मिलेगा आपको, कॉन्स्टिपेशन मलावस्तंभ मिलेगा, संधिशूल, पैलर पांडुता मतलब पेशेंट अनेमिक हो सकता है, पादशोथ, सर्वांगशोथ, देन होजनेस ऑफ वॉइस दैट इज स्वरभेद, गलशोथ, श्रमश्वास, पुकरुक्षता, कोल्ड इंटॉलरेंस, शीतासहत्व, देन खालित्य मतलब केशपतन, भ्रम, स्मृतिभंश, कंप, विषाद, ये सारे डिफरेंट काइंड ऑफ साइन एंड सिम्टम्स हमें पेशेंट्स में देखने को मिले. देन हमने इस पे से एक संप्राप्ति बनाई कि कैसे हो सकता है कि हाइपोथायराइडिज्म कैसे डेवलप होगा एज पॉइंट ऑफ आयुर्वेद. तो ये सारे जो हेतु थे, हेतु सेवन करने के बाद आहार विहार मानस हेतु, ये सारे हेतुओं की वजह से त्रिदोष दृष्टि होती है दैट इज कफ दृष्टि, पित्त दृष्टि, वात दृष्टि, मतलब कफ की वृद्धि होगी, पित्त दूषित होगा और कफ के जो दृष्टि है आम प्रोडक्शन, इसकी वजह से जो होता है तो वात विमार्ग गमन होगा. तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से अग्नि दुष्ट होता है, अग्नि मांद्य होगा पेशेंट में, जाठराग्नि एंड धात्वाग्नि मांद्य होगा. तो जो उत्तरोत्तर धातु उत्पत्ति होती है वो अच्छे से नहीं होगी एंड आमोत्पत्ति होके विकृत उत्तरोत्तर धातु विच इज़ नथिंग बट लीड्स टू द हाइपोथायराइडिज्म. तो इसमें हम देख सकते हैं कि दोष, कफवात,
धातु में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सारे कई सारे धातु इन्वॉल्व होते हैं। उपधातुओं में रज, त्वक, इस त्वक रुक्षता हो जाती है। मल में पुरुष एंड स्वेद, एंड धातु मल में केश। स्रोतों के बारे में अगर हम सोचेंगे तो स्रोतस में हम संग और विमार्ग गमन, ये टाइप की हम कह सकते हैं कि विकृति होती है। तो कैसे कि आम की वजह से संग, और फिर जो विमार्ग गमन होता है रसा धातुओं का, वात का, तो ये दो प्रकार की विकृति हम स्रोतों की बोल सकते हैं, दैट इज संग एंड विमार्ग गमन। तो जो हमने साइन एंड सिम्टम्स देखे थे उससे पता चलता है कि अन्न व स्रोतस दृष्टि के भी लक्षण इसमें मिलते हैं, रस व स्रोतस के, मेदो व स्रोतस के, शुक्र व स्रोतस के, क्योंकि इट लीड्स टू द इनफर्टिलिटी ऑल्सो। देन आर्तव व स्रोतस, जैसे ओलिगोमेनोरिया था, अल्पार्तव, अत्यार्तव, इवन वंध्यत्व भी पेशेंट्स में मिलता है। एंड स्वेद व स्रोतस में जैसे त्वकरुक्षता है। तो ये सारी बातें हमने देखी कि इनमें ये दोष दुष्टादि मिलते हैं। देन वी प्रोसीड टुवर्ड द चिकित्सा सिद्धांत। हम ये पहले देखेंगे कि हम क्या क्या मतलब हाइपोथायराइड के पेशेंट्स में कौन सी प्रकार की चिकित्सा अवेलेबल या कौन सी प्रकार की चिकित्सा हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने देखा था दैट इज अनुक्त व्याधि सिद्धांत, जो हमने अभी तक देखा है कि हेतु, उसके लक्षण, स्रोतस, ये सारे जानने की कोशिश की और उसके हिसाब से फिर हमें पेशेंट की ट्रीटमेंट करनी है। देन सेकेंड वन इज सन्निपातिक ज्वर चिकित्सा सूत्र, क्योंकि हमने देखा था कि अभी ये जो सन्निपातिक अवस्था है, वात पित्त कफ दुष्टि की जो अवस्था है, दिस इज अ सन्निपातिक अवस्था। तो सन्निपातिक अवस्था, इसमें जो ज्वर चिकित्सा में एक श्लोक आया है जिसमें कहा है कि वर्धनेन एको दोषश्च क्षपणेन उच्चितस्य वा कफस्थान पूर्वा वा सन्निपातम ज्वरम जय। तो ये अगर ज्वर के अध्याय में आया है तो इट्स नॉट फॉर द जस्ट ओनली फॉर द ज्वर, तो ये हम सारे डिसीजेस पे अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे भी हमें सन्निपात की अवस्था मिले तो ये सूत्र हम वहाँ पे लागू कर सकते हैं। तो यही सूत्र के आधार पर हम कह सकते हैं कि मॉडर्न का जो थायरॉक्सिन हम देते हैं या इंसुलिन सप्लीमेंटेशन देते हैं, तो यही है कि हम दो प्रकार से, एक तो बढ़े हुए दोष को कम कर सकते हैं या कम को बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर बाहर से सप्लीमेंट देंगे तो भी वो बढ़ेगा, या फिर बॉडी को खुद को ऐसा स्टिमुलेट करो कि वो उसका प्रोडक्शन करे, दैट इज हम कम को बढ़ा सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज कफस्थान अनुपूर्व्य। तो जो हाइपोथायराइडिज्म डिसीजेस है वो आमाशय उद्भवजन्य कफ स्थान से उत्पन्न है, तो इसीलिए हाइपोथायराइडिज्म में वमन का बहुत महत्व है। तो कई सारे आप रिसर्च आर्टिकल्स, पेपर्स देखेंगे जहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म के लिए वमन का मतलब कितना महत्व है ये बताया गया है। देन नेक्स्ट वन इज आमावृत्त वात चिकित्सा। तो हमने देखा था कि आम प्रोडक्शन होता है, फिर वो वात की जो गति है, रसादि धातुओं की जो गति है, उसमें बैरियर लाएगा। तो आप इसको एंटीजन, एंटीबॉडीज़ या फिर कोई टॉक्सिन्स, इसकी कई जो आपको समझ में आए ऐसी भाषा में आप इसे समझ सकते हैं। तो ये आम वात को जो अवरुद्ध करता है, तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना है कि जैसे प्रमेह में या फिर मेदोग्न, जैसे स्थौल्य में जो मेडिसिन वर्णित है या फिर आम वात में जो मेडिसिन वर्णित है, ये अगर मेडिसिन हम हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स में यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज कफ उपक्रम। तो कफ इज मेन कल्प्रिट इन द हाइपोथायराइडिज्म, जो बढ़ा रहता है, तो उसको कम करने के लिए वमन, विरेचन, जो भी कफ के उपक्रम हैं, कटु तिक्त कषाय जो मेडिसिन होंगे या फिर आहार होगा, व्यायाम, मेदोग्न औषध, धूमपान, गंडूश, ये सारे उपक्रम हैं, दोज आर वेरी इफेक्टिव इन हाइपोथायराइडिज्म, तो उन्हें हमें डेफिनेटली यूज़ करना है। अगर मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू हम देखेंगे कि किस टाइप का हाइपोथायराइडिज्म है या वेदर इट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो आयुर्वेद में भी कहा है कि जैसे अगर प्राइमरी मतलब अगर थायराइड से रिलेटेड है तो मुख, दंत, गलज, शूल जो रोग होते हैं, तो ये जो रोग होते हैं दोज आर मोस्टली द कफ रक्त भूयिष्ठ है। तो ऐसे जो व्याधि है उनमें ट्रीटमेंट करते समय हमें कफ और रक्त की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कफ और रक्त के उपचार जो है वो करनी चाहिए। तो उसमें आप रक्त मोक्षण है, शिरोविरेचन है, वमन, कवल ग्रह, कटुतिक्त जो द्रव्य कहे गए हैं, इसका इम्पोर्टेंस है। तो ऐसे अगर हम मेडिसिन यूज़ करते हैं या उपक्रम करते हैं तो दैट इज़ डेफिनेटली हेल्पफुल। देन सेकंड वन इज पिट्यूटरी या
हाइपोथैलेमस की वजह से, दैट इज़ सेकेंडरी और टर्शरी, ये अगर रीजंस है हाइपोथायराइड के इसमें, तो आप नस्य, शिरोधारा, शिरोपिचू, शिरोबस्ती, ये जो उपक्रम होते हैं ये भी उसमें हेल्पफुल होंगे। तो देखना है, मतलब हमें यही देखना है कि क्या रीज़न है, क्या हेतु है, क्या दोष है, और यही सारी बातों को ये अनुक्त व्याधि सिद्धांत, सन्निपातिक अवस्था, दोषादि और उनके इन्वॉल्व धातु, स्रोतस, ये सारी मतलब जो दोष दुष्टादि है उनको ध्यान में रखते हुए फिर हमने कई पेशेंट्स ट्रीट किए, और वो पेशेंट्स में हमें क्या मिला, हमने कौन से प्रकार की ट्रीटमेंट दी, ये हम आगे देखेंगे। दोज आर द केस स्टडीज़। तो पहली केस हम डिस्कस करते हैं कि जो फीमेल थी, 58 इयर्स फीमेल, तो उसमें दौर्बल्य, गलशूल, मलबद्धता, निद्रानाश, शरीर गौरवता, ऐसे कई सारे लक्षण पेशेंट में थे जो उसे 3 से 4 साल से वो कंटिन्यूसली सफ़र हो रही थी। शी इज़ अ नोन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, वो ऑलरेडी थायरॉक्सिन ले रही थी। तो उसके बावजूद भी जो उसका थायराइड प्रोफाइल था, तो उसमें TSH लेवल बढ़ा हुआ था, एंड ऑल्सो पेशेंट हैविंग दीज सिम्टम्स। तो उसकी हिस्ट्री लेने के बाद पता चला कि जो पेशेंट है, एक तो फार्मर है, तो वो परियुक्त आहार सेवन करती थी, और लवण, मतलब जो अचार है, पापड़ है, उसके खाने में बहुत रहता था, तो लवण रस प्रधान आहार था उसका। पेशेंट को निद्राल्पता थी, कोई व्यसन नहीं था। तो हमने देखा कि ये सारे जो हेतु है, ये अग्नि मांद्यकर है, कफ बढ़ाने वाले हैं, वात का जो बैलेंस है इम्बैलेंस करके, ये संप्राप्ति के घटकों को ध्यान में रखते हुए फिर हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट की। तो आम पहले पाचन करने के लिए पेशेंट को 5 डेज पाचन दिया, देन स्नेहपान स्टार्ट किया, दैट इज़ त्रिफलादि तेल से पेशेंट को 5 डेज में जो स्नेह सिद्धि लक्षण होते हैं वो देखने को मिले, सम्यक स्नेहपान लक्षण पेशेंट में देखने को मिले। देन 2 दिन के गैप के बाद पेशेंट को अभयादि मोदक से विरेचन दिया, जो शुद्धि थी जिसके हिसाब से फिर उसको संसर्जन क्रम एडवाइस करने के बाद पेशेंट को स्थानिक लेप, दैट इज़ इंद्रायण और देवदार, ये चूर्ण का स्थानिक लेप पेशेंट को दिन में 2 बार लगाने के लिए कहा गया। उसी के साथ पेशेंट को कांचनार गुड़ 2 टैबलेट्स BD, दैट इज़ आफ्टर फूड ओरली फॉर 1 मंथ कंटिन्यूस दिया, और उसी के साथ रसपाचक 2 TDS, ये मेडिसिन्स शमन मेडिसिन्स बोल के एडवाइस किए गए, और बाद में पेशेंट के TFT किए। तो ये आप देख सकते हो कि बिफोर ट्रीटमेंट जो पेशेंट का थायराइड प्रोफाइल है, उसमें TSH लेवल पेशेंट का 36.66 ये था। बाद में आफ्टर द ट्रीटमेंट TSH लेवल वाज नॉट नॉर्मल बट नियर टू नॉर्मल, दैट इज़ 9.57, मीन्स जस्ट बिकॉज ऑफ द विरेचन और कुछ मेडिसिन्स देने के बाद पेशेंट का जो थायराइड प्रोफाइल है अप्रॉक्स टू नॉर्मल आ गया। उसी के साथ पेशेंट को जो सिम्टोमेटिक रिलीफ था, मतलब कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो गया, पेशेंट को जो गलशूल था, ये सारे जो सिम्टम्स थे वो कम हो गए। उसी तरह से पेशेंट का जो BMI था 29, वो भी इम्प्रूव हो गया 27.6। देन सेकेंड केस में आप देख सकते हैं कि 42 इयर्स फीमेल थी। शी वॉज नॉट नोन केस ऑफ द हाइपोथायराइड, न्यूली डायग्नोज थी। हर वर्क वॉज टेलर, पेशेंट हैविंग गलशूल, उभय पार्श्व, पेशेंट के पैरों में इडेमा था, देन मलबद्धता एंड शरीर भार बुद्धि, मतलब वेट गेन की पेशेंट की कंप्लेंट मेन थी। तो यही सारी बातें ध्यान में रखते हुए पेशेंट को फिर और एक हिस्ट्री पेशेंट में मिली कि पेशेंट जो ऑयल यूज़ करती थी दैट वाज सोयाबीन ऑयल। तो फिर पेशेंट को पाचन 5 डेज के लिए दिया, देन स्नेहपान विथ द सेम ड्रग दैट इज त्रिफलादि तैल फॉर 7 डेज। देन सम्यक स्नेहपान की जो लक्षण है वो उत्पन्न होने के बाद 2 दिन का गैप देने के बाद विरेचन दिया, दैट इज विथ अभयादि मोदक, एंड पेशेंट को विरेचन दिया। बट ये पेशेंट्स जो थी वो विरेचन के बाद जो उसे ये सारे मेडिसिन दैट इज स्थानिक लेप, कांचनार गुड़, रसपाचक ये दिया, और पेशेंट फॉलोअप को नहीं आ पाई, मतलब जो हमें आफ्टर द विरेचन जो संसर्जन क्रम के बाद TFT करनी होती है वो हम नहीं कर पाए। बट पेशेंट अगेन केम आफ्टर 6 मंथ। तो ये 6 मंथ के बाद जो पेशेंट को हमने फिर से विरेचन प्लान किया और यही मेडिसिन देने के बाद पेशेंट को विरेचन हुआ
एंड देन विरेचन के बाद पेशेंट की आप ये TFT देख सकते हैं कि जो ये फर्स्ट विरेचन के पहले वाली TFT है जिसमें TSH लेवल 6.43 था। देन जो सेकेंड विरेचन है उसके पहले वाली जो TFT है उसमें TSH 4.41 था। तो इन बिटवीन दैट पेशेंट हैड नो मेडिसिन, जस्ट हमने जो पहले वाले जो 1 महीने के मेडिसिन उसे दिए थे बस वही मेडिसिन लेने के बाद पेशेंट फॉलोअप नहीं कर पाई। देन आफ्टर द सेकेंड विरेचन पेशेंट्स TFT वॉज नॉर्मल। उसी तरह से पेशेंट को हमने सेकेंड विरेचन के बाद लेखन बस्ती स्टार्ट की फॉर द 16 days बिकॉज हर मेन कंप्लेंट वॉज वेट गेन। तो उसमें आप देख सकते हो कि पेशेंट का जो BMI है वो भी अच्छी तरह से इम्प्रूव हुआ है। तो इस तरह से हमने कई सारे पेशेंट्स में ये 2 केसेस आपके साथ मैंने डिस्कस किए, इसी तरह से कई सारे पेशेंट्स और इसी बेसिस पे हमने ट्रीट किए। उसका आपको पेपर भी कुछ दिनों में पब्लिश मिलेगा। तो इस तरह से हम कंक्लूजन पे आए कि ये आप उनके रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। ये फर्स्ट पेशेंट की रिपोर्ट है बिफोर एंड आफ्टर, दिस इज सेकेंड पेशेंट्स रिपोर्ट। तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारा अनुक्त व्याधि सिद्धांत है उसमें व्याधि की अवस्था, दोषादि और रुग्ण बल, ये सारी बातें अगर हम देख के पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं तो इट इज़ डेफिनेटली फ्रूटफुल ट्रीटमेंट। तो इस तरह से जो हमारा आज का सेशन है हाइपोथायराइडिज्म एंड आयुर्वेद, जितना मुझे समझ में आया वो आपके सामने रखने की कोशिश की। तो इस तरह से हमारे सेशंस को हम पूर्ण विराम देते हैं और अगर किसी को कुछ क्वेरी होगी तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। और आगे का जो प्रोग्राम है मैं हमारे जो सूत्र संचालक है उनको प्रोसीड करने के लिए बोलती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। चालू ठेव. If anyone has any questions, they can post their questions in the comments box. सगळ्यांना बोलतो. Okay, there is one question. Hello. हाँ बोला मैडम। पहिला क्वेश्चन है लेप, इंद्रायण व देवदारू कार्य कारण भाव स्पष्ट करावा. ओके, तो हमने पहले भी देखा है कि जो स्थानिक जो दोष Hello, दृष्टि होती है। madam? हाँ हाँ, Can you आवाज hear me? या हेलो, एक मिनट। माईक चालू कर. या हाँ हेलो, ओके. हाँ येतोय आवाज? हो आता हाँ आवाज हाँ, येतो. तो अच्छा, पहिला क्वेश्चन आहे आपल्या कमेंट बॉक्स मध्ये, लेप, इंद्रायण व देवदारू कार्य कारण भाव स्पष्ट करावा. तो पहिले आपण पाहितलं की जे स्थानिक दोष आहेत, म्हणजे आपण दोष, दुष्य, स्थान, हेतू हे सर्व अभ्यासायचं आहे. तर ज्या पेशंट्समध्ये आपल्याला लोकल स्वेलिंग वाटत आहे किंवा थायरॉइड जी काही अफेक्टेड वाटत आहे, तर अशा ठिकाणी आपण थायरॉइडला स्टिम्युलेशन म्हणून आणि स्थानिक दोषांसाठी स्थानिक चिकित्सा म्हणून लेप चिकित्सा ही जी आहे ती इम्पॉर्टंट आहे. आणि म्हणून मग इंद्रायण आणि देवदार हे जे द्रव्य आहेत, तीक्ष्ण उष्ण द्रव्य, तर अशा द्रव्यांचा जर आपण लेप दिला तर इट इज हेल्पफुल. Okay, thank you, madam. We'll just wait for some more questions.